नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय हेतु आपके लिए PYQs की श्रृंखला लाए हुए हैं। हमारी कोशिश रहेगी आपके एग्जाम होने से पहले 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हम करवा लें। तो चलिए इसी श्रृंखला के तहत आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। आपको इसमें संविधान के विषय में बताना कौन से नंबर का संविधान संशोधन है। ऑप्शन ए है 25वां, बी 38वां, सी 42वां और डी 45वां। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन। 42 संविधान संशोधन आप सभी जानते हैं 1976 में आया था, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं। इस संविधान में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में आया था, यह व्यवस्था दी गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श जो भी आएगा संशोधन उसे परामर्श के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद दोबारा से भेजती है तो राष्ट्रपति को उसको मानना होगा, यानी उसमें साइन करना होगा, उसके लिए बाध्य है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में राष्ट्रपति को संसद के संबंध में नहीं है। मतलब इसमें आपको बताना है कि कौन सा अधिकार राष्ट्रपति और संसद के बीच में संबंधों में नहीं, यानी राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन में ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है, सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। सी दिया है, राज्यसभा का विघटन कर सकेगा और डी दिया है, लोकसभा का विघटन कर सकेगा। इसका उत्तर आप भली भांति जानते होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा जो है उसका विघटन नहीं हो सकता है, इसलिए राष्ट्रपति को संसद के विषय में राज्यसभा के विघटन का अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त जो अन्य विकल्प में बिल्कुल सही है, यानी राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को एक ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 माह का गैप नहीं होगा। दूसरा, सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। और तीसरा जो है, लोकसभा का विघटन कर सकेगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें नहीं काउंट होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो आपको बताना है किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 10वीं अनुसूची को ऐड किया है। ऑप्शन ए है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा, बी है 55वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा, सी है 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा और डी है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। आप सभी जानते हैं 10वीं अनुसूची में यह जो 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है उसमें दल बदल को रोकथाम संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है क्या कहलाती है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि ऐसी मत व्यवस्था जिसमें प्रत्याशी एक से अधिक व्यक्तियों को मत दे सकता है क्या कहलाएगी। ऑप्शन ए है बहुल मतदान, बी है बहुमत मतदान, सी सामूहिक मतदान और डी है संचयी मतदान। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संचयी मतदान। संचयी मतदान प्रणाली के अंतर्गत मतदाता अपने एक वोट को एक या एक से अधिक प्रत्याशी को दे सकता है, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत मतदाता अपने वोटों को किसी एक व्यक्ति को भी दे सकता है या अन्य प्रत्याशियों के बीच में अपने मत को बांट सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है। तो आपको बताना है भारतीय संविधान के विषय में कौन सा कथन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए है, यह एक मौलिक संविधान है, बी यह विकास का परिणाम है, सी यह एक उधार का झोला है और डी यह एक अनोखा संविधान है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक उधार का झोला है। यह बिल्कुल कहीं सही होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान जो है उसमें जो मैक्सिमम प्रावधान है ये ब्रिटिश संविधान जो 1935 का था उसके थ्रू लाए गए। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अमेरिकी संविधान, आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, रूस का संविधान, अफ्रीका के संविधान,
इन सभी विशिष्ट देशों से विशिष्ट विशिष्ट प्रावधान को लाया गया है। तो एक प्रकार से यह कहना बिल्कुल सही होगा कि भारतीय संविधान एक उधार का झोला है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है बताना है। आपको दिया है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के समक्ष, बी प्रधानमंत्री के समक्ष और सी राष्ट्रपति के समक्ष तथा डी है वित्त मंत्री के समक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के समक्ष। लोक लेखा समिति जो भी प्रतिवेदन अपना बनाती है वो लोकसभा के समक्ष ही प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति संसद की एक स्थायी संस्था है जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य तो आपको बताना है कल्याणकारी सिद्धांत राज्य के विषय में क्या विश्वास करता है। ऑप्शन ए है ना माध्यम है ना उद्देश्य है, बी है एक उद्देश्य है, सी एक माध्यम है और डी एक अवयव है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक माध्यम है। कल्याणकारी सिद्धांत ऐसा विश्वास करता है कि राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु केवल एक माध्यम की भूमिका की तरह काम करता है। टी.एच. ग्रीन जैसे विचारकों का मानना है कि राज्य का मुख्य कार्य केवल बाधाओं को बाधित करना है। मतलब टी.एच. ग्रीन जैसे विचारक राज्य जो है राज्य के विषय में नेगेटिव बात कर रहे हैं और वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो भी बाधाएं आती है किसी व्यक्ति के विकास के लिए उसको दूर करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। नव उदारवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं ए दुर्खीम, बी नॉजिक, सी रॉल्स और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सही उत्तर आप सभी जानते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है नॉजिक। नव उदारवाद के प्रवर्तक के रूप में रॉबर्ट नॉजिक का नाम लिया जाता है। नव उदारवाद की प्रारंभिक धारा व्यक्तिवाद की ही वकालत करती हुई प्रतीत होती है, किंतु नव उदारवाद व्यक्तिवाद की तरह राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन भी करता है। नॉजिक राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के पुनर्वितरण के घोर विरोधी है। नॉजिक का सिद्धांत व्यक्तिवाद की तरह मुक्त बाजार व्यवस्था का समर्थन करता है। तो नव उदारवाद में एक खास बात आपको दिखती है कि बाजारवाद भी आ जाता है और प्रायः इसके सारे कॉन्सेप्ट उदारवाद की तरह ही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए हैं। आपको ऑप्शन दिए हैं ए 51, बी 52, सी 61 और डी 64। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 51। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र जो कि 26 जून 1945 में लाया गया था, इस दिन हस्ताक्षर हुए थे और 51 देशों ने इसमें एक साथ हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र के गठन की हम बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया था। वर्तमान सदस्य की बात करें तो इसमें 193 सदस्य शामिल है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। राष्ट्रीय हित विदेशी नीति का खालिस्तान है। तो आपको इसमें बताना है राष्ट्रीय हित विदेशी नीति का क्या है। ऑप्शन ए मुख्य तत्व, बी निर्धारक तत्व, सी सारभूत तत्व और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्धारक तत्व। राष्ट्रीय हित विदेशी हित का निर्धारक तत्व होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति का निर्धारण राष्ट्रीय हित के परिप्रेक्ष्य में ही करता है। यानी जिस प्रकार की भी नीति विदेश नीति को हम लेके आएंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश हित के बारे में ही हम बात करेंगे। तो इसलिए इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्धारक तत्व। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। तो आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र का अंग कौन सा नहीं है। आप सभी जानते हैं इसके कुल 6 अंग है, उसमें से कौन सा नहीं बताएंगे। ऑप्शन ए है आर्थिक और सामाजिक परिषद, बी है न्याय परिषद, सी सचिवालय और डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके अंग में शामिल नहीं होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय शामिल होते हैं। अगर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की तो ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है वरन इसका एक अभिकरण के जैसे कार्य करता है, यानी अभिकरण है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी डॉक्टर बी आर आम्बेडकर।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। गुटनिरपेक्ष नीति के प्रतिपादक जवाहरलाल नेहरू थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में संपन्न हुआ था और इसी शिखर सम्मेलन से इसकी विधिवत स्थापना की गई थी। इस सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था। नेहरू, नासिर और टीटो इसके प्रमुख प्रतिपादकों में आते हैं और यह सिद्धांत है जो उस समय पे विश्व शक्तियां हुआ करती थी, विपक्षी शीत युद्ध के दौरान की विपक्षी शक्तियों, उनसे बिल्कुल दूरी बनाए रखने के संबंध में था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था। ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ से, बी, भारत और पाकिस्तान से, सी, भारत और चीन से और डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शीत युद्ध प्रायः जो माना जाता है शामिल होते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। और शीत युद्ध शब्द के अगर प्रतिपादक की बात करें तो बर्नार्ड बरूच नाम के एक विद्वान हुए थे। इन्होंने शीत युद्ध शब्द को गढ़ा था। शीत युद्ध मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विचारधाराओं से संबंधित एक युद्ध था। इसमें किसी प्रकार का डायरेक्ट आक्रमण करना, अटैक करना शामिल नहीं था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के राज्यों का संगठन की स्थापना 1967 में हुई। इस संगठन का एक सदस्य है, तो इस आसियान के सदस्य कौन है बताना है। ऑप्शन ए, थाईलैंड, बी, ऑस्ट्रेलिया, सी, न्यूजीलैंड, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थाईलैंड इसका सदस्य देश है। आसियान यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। 1967 में इसकी गठन हुआ था। इसमें सदस्य संख्या वर्तमान में 10 है, जिसमें थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर एवं वियतनाम शामिल है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को स्थायी सदस्यता उसकी किस योग्यता के आधार पर दी गई। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए है पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य के रूप में, बी है रूस विश्व के द्वितीय सर्वाधिक शक्तिशाली देश के रूप में, सी, देश के संबंध में विश्व का सबसे बड़ा देश और क्षेत्र के संबंध में विश्व का सबसे बड़ा देश, और डी है विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता। तो आपको बताना है किस आधार पर सोवियत संघ को स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पूर्व सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में। आप सभी जानते हैं 1990 के दशक के दौरान शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है और पूर्व सोवियत संघ का गठन हो जाता है, विघटन हो जाता है। उसके बाद में उत्तराधिकारी राज्य के रूप में रूस को मान लिया जाता है और इसी आधार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को स्थायी सदस्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मानव अधिकारों की अवधारणा विशेष रूप से संबंधित है। तो आपको बताना है किससे संबंधित है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए, राजनीतिक समानता से, बी, आर्थिक स्थायित्व से, सी, मानव होने के नाते मानव की गरिमा से और डी, इनमें से कोई नहीं। तो भली बात इसका उत्तर आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। मानव अधिकारों की अवधारणा विशेष रूप से मानव होने के नाते मानव की गरिमा से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने आदेशों की एकता को संगठन की कार्यप्रणाली में स्वीकार नहीं किया है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए है हेनरी फेयोल, बी, लूथर गुलिक, सी, जे.डी. मूने और डी, F.W. टेलर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, F.W. टेलर। इन्होंने आदेश की एकता को संगठन की कार्यप्रणाली में स्वीकार नहीं किया है, यानी आदेश की एकता को होना चाहिए ये ऐसा नहीं मानते हैं। F.W. टेलर ने इसको अस्वीकार कर दिया है। आदेश की एकता एक सिद्धांत होता है जिसमें संगठन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक माना जाता है। इसका प्रायः अभिप्राय यह निकाला जाता है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी केवल अपने उच्चस्थ अधिकारी से ही आदेश ग्रहण करेगा और उसके बीच में जो स्टेप बाय स्टेप अधिकारी होते हैं उनसे किसी प्रकार का कोई डायरेक्ट आदेश नहीं लेगा। तो इसे F.W. टेलर ने अस्वीकार कर दिया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, स्टाफ एजेंसी का सही कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए, मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना, बी, नीतियों को क्रियान्वित करना, सी, आदेशों का निर्धारण करना और डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना। यह स्टाफ एजेंसी का सही कार्य में काउंट हो जाएगा।
तो देख लेते हैं इसका थोड़ा विस्तार से। स्टाफ एजेंसी का मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना है। स्टाफ एवं लाइन एजेंसी सैनिक प्रशासन से लिया गया शब्द है। इसमें लाइन एजेंसी निर्णायक की भूमिका में होती है एवं स्टाफ एजेंसी केवल परामर्श की भूमिका में होती है। तो आप याद रखेंगे, स्टाफ एजेंसी का सही कार्य हो जाएगा मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम रचना की। तो आपको बताना है नौकरशाही शब्द किसने बनाया था। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी अलेक्जेंडर पोप, सी एम क्रोजियर और डी है विंसेंट डी गुरने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंसेंट डी गुरने। इन्होंने नौकरशाही शब्द को गढ़ा था। नौकरशाही के आदर्श रूप की व्याख्या की अगर बात करें तो मैक्स वेबर ने की थी, लेकिन शब्द की बात करें तो विंसेंट डी गुरने से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है। ऑप्शन ए हर्बर्ट साइमन, बी एफ डब्ल्यू टेलर, सी एफ एम मार्क्स और डी एल्टन मेयो। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्टन मेयो। अनौपचारिक संगठन की अवधारणा का प्रतिपादन एल्टन मेयो ने किया है। इस अवधारणा के अंतर्गत मेयो ने मानव के संबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और बताया है कि ऐसे संगठन व्यवहारों में आपसी संपर्कों, वैयक्तिक और पेशेवर संपर्कों के माध्यम से विकसित होते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया है कि किस प्रकार से ऐसे संगठन विकसित होते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से 4 मुख्य मुद्दे पर बहस की गई। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है इतिहास, गुण, मूल्य और विकास, ये 4 मुद्दे। ऑप्शन बी में है मूल ग्रंथ, संदर्भ, प्रासंगिकता और दर्जा। ऑप्शन सी है मानव, मूल्य, संदर्भ और प्रगति, तथा ऑप्शन डी में है प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के 4 मुख्य मुद्दे, जिसमें प्रासंगिकता, मूल्य, क्षमता और परिवर्तन के संदर्भ में बहस हुई। नवीन लोक प्रशासन के संदर्भ में मिन्नोब्रुक सम्मेलन, हनी प्रतिवेदन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन का महती योगदान है। मतलब नवीन लोक प्रशासन को बढ़ाने के लिए ये सभी सम्मेलन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यह किसने लिखा, नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है। तो आपको कथन बताना है किसका है। ऑप्शन ए लास्की, बी डब्ल्यू ए निक्साकेन और सी मैक्स वेबर और डी रैमजे मेयोर। तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, रैमजे मेयोर। रैमजे मेयोर ने अपनी पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्न में नौकरशाही के संबंध में कहा है, नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है। तो याद रखें, रैमजे मेयोर का प्रसिद्ध कथन है। अगला प्रश्न है, पद सोपान का अर्थ है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए संगठन के विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी, बी उच्च का निम्न पर नियंत्रण, सी गैंग प्लेक और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च का निम्न पर नियंत्रण। यह पद सोपान का मुख्य अर्थ निकाला जाता है। इसमें उच्च अधिकारियों के द्वारा निम्न अधिकारियों पर नियंत्रण किया जाता है। लोक प्रशासन के संगठन के प्रमुख 6 सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण की सीमा, ये सारे प्रमुख रूप से सिद्धांत माने जाते हैं। तो आप याद रखेंगे, पद सोपान का संबंध है उच्च का निम्न पर नियंत्रण से। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पोस्टकार्प शब्द लोक प्रशासन के किस शब्द से जुड़ा है। ऑप्शन ए क्षेत्र, बी अर्थ, सी उद्देश्य और डी दर्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पोस्टकार्प शब्द लोक प्रशासन के क्षेत्र शब्द का संक्षिप्त रूप है। यह उसके क्षेत्र, विस्तार तथा संगठन के स्वरूप की व्याख्या करता है। अगर हम बात करें पोस्टकार्प शब्द किसने गढ़ा है, तो यह इस शब्द की रचना जो है लूथर गुलिक नामक विद्वान ने की है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, शब्द निष्पादन बजट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन ए भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा, बी अमेरिका में प्रथम ह्यूवर आयोग द्वारा, सी है ब्रिटेन में लोक सेवाओं पर फुलटन समिति के द्वारा और डी है सरकार खर्चे पर नियंत्रण की प्लाउडेन समिति के द्वारा। तो आपको बताना है निष्पादन बजट
का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका में प्रथम ह्यूअर आयोग के द्वारा निष्पादन बजट का गठन किया गया था और यह आया था 1949 में। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यह किसने कहा कि पूर्णतया वचनबद्ध नौकरशाही ही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी वीपी सिंह और डी चंद्रशेखर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कहा कि पूर्णतया वचनबद्ध नौकरशाही ही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है और यह माना जाता है कि भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही की कट्टर समर्थक के रूप में इंदिरा गांधी हुआ करती थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, यह कथन किसका है? तो यह भी एक प्रसिद्ध कथन है, बताना है किसने बोला है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए बेंथम के सुखवाद से, ये बेंथम लिखा है दोस्तों, बेंथम के सुखवाद से। ऑप्शन बी है जेएस मिल के व्यक्तिवाद से। ऑप्शन सी में दिया है अधिकतम हित की उपयोगितावादी दर्शन से और ऑप्शन डी है अधिकतम लोगों की गणतंत्रवादी संख्या से। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेएस मिल के व्यक्तिवाद से। जेएस मिल ने उपयोगितावाद के संदर्भ में कहा था, एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है। बेंथम के उपयोगितावाद को व्यवहारिक बनाने में मिल का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उन्होंने बेंथम के उपयोगितावाद में बहुत कुछ संशोधित करेंगे, याद रखेंगे, लेकिन ये सेंटेंस जो है ये जेएस मिल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है? तो यह भी प्रसिद्ध कथन है। ऑप्शन दिए हैं, ए एम के गांधी, बी है तिलक, सी कौटिल्य और डी मनु। तो दोस्तों सही उत्तर आप जानते होंगे, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। उन्होंने कहा था कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। गांधी जी धर्म विहीन राजनीति को निष्प्राण मानते हैं, वे राजनीति का आध्यात्मिककरण करना चाहते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद कब स्थापित की गई थी? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए 1987, बी 1988, सी 1990 और डी 1992। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1990। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राजनीतिक व्यवस्था में निवेश निर्गत विश्लेषण संबंधित है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए आमंड एम पावेल से, बी रॉबर्ट सी बान, सी दिया है डेविड ईस्टन और डी दिया है रॉबर्ट डहेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेविड ईस्टन। राजनीतिक व्यवस्था में निवेश निर्गत विश्लेषण डेविड ईस्टन से संबंधित है। इसका वृहद विश्लेषण की बात करें तो संरचनात्मक प्रकारात्मक रूप में आमंड पावेल ने इसका वृहद विश्लेषण किया था, लेकिन अगर राजनीतिक व्यवस्था में निवेश निर्गत विश्लेषण की बात करें तो उसका संबंध डेविड ईस्टन से है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संविधान के मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें पूछा है मूल संरचना की अवधारणा के विषय में। ऑप्शन ए में है ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1951, बी है गोकुलनाथ बनाम राजस्थान 1967, सी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और डी है TMA पाई बनाम कर्नाटक राज्य 2002। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप जानते होंगे, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस वाद में संविधान की मूल संरचना की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। इसमें कहा गया है कि संसद मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन एवं परिवर्तन तो कर सकती है, लेकिन संविधान की बेसिक संरचना या मूल संरचना को समाप्त या संशोधित नहीं कर सकती। तो याद रखिएगा, मूल संरचना का संबंध है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले से। अगला प्रश्न है, यूनानी न्याय की अवधारणा है, तो आपको बताना है यूनानी न्याय की अवधारणा क्या है। ऑप्शन ए है कानूनी, बी नैतिक, सी सामाजिक और डी राजनीतिक।
तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक। यूनानी न्याय की अवधारणा नैतिकता पर आधारित है और नैतिकता पर बल देती है। प्रमुख यूनानी विचारक जिसमें प्लेटो आते हैं, इन्होंने जिस न्याय की संकल्पना की है वह व्यक्ति के अपने नैतिक कर्तव्य पर ही आधारित है और कर्तव्य में जीवन जीने के लिए ही प्रेरित करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन था? ऑप्शन ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी मैकियावेली और डी हॉब्स। दोस्तों इसका उत्तर भी आप जानते होंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। दोस्तों इसमें ऑप्शन गलत दिया है, ऑप्शन ए दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। अरस्तु ने सर्वप्रथम विश्व के 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था, इसलिए तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक के रूप में अरस्तु को माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन सुधार लेंगे, आप सुधार के पढ़ेंगे। तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक अरस्तु है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गांधी जी की आत्मकथा का नाम है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए गिरि प्रवचन, बी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सी सविनय अवज्ञा और डी भारत की खोज। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये गांधी जी की आत्मकथा का नाम है। 1927 में गांधी जी ने यह लिखा था। और भारत की खोज की अगर बात करें तो भारत की खोज जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी, यह किसने कहा है? तो आपको बताना है, ऑप्शन ए जेफरसन, बी हॉब्स, सी लास्की और डी रूसो। ये कथन किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जेफरसन। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं जेफरसन। इन्होंने कहा था, ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी है। अगला प्रश्न है, हीगल और ग्रीन सहमत नहीं है। ऑप्शन ए राज्य की नैतिक प्रकृति के विषय में, बी राज्य के युद्ध लड़ने के अधिकार के विषय में, सी व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध के विषय में और डी है इच्छा को राज्य का आधार मानने के विषय में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीगल और ग्रीन जिस विषय पर सहमत नहीं है वह है राज्य के युद्ध लड़ने के अधिकार के विषय में। बाकी अन्य विषयों पर ये बिल्कुल सहमत है। हीगल ने युद्ध को राज्य के उत्थान और नैतिक विकास के साधन के रूप में देखा है, जबकि ग्रीन युद्ध को राज्य के लिए अहितकर एवं उसके पतन का कारण मानते हैं। तो दोनों ही इस विषय पे असहमत दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थानों का प्राथमिक गुण है? ऑप्शन ए हीगल, बी कार्ल मार्क्स, सी चार्ल्स टेलर और डी जॉन रॉल्स। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थानों का प्राथमिक गुण है। रॉल्स ने शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संकल्पना की है, जिसमें सबसे निर्धन व्यक्ति को न्याय का लाभ सर्वप्रथम देने की बात कही गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है। तो यह भी प्रसिद्ध कथन है, किसका है बताएंगे आप? ऑप्शन ए मैक्सी, बी फॉस्टर, सी डनिंग और डी अरस्तु। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरस्तु। अरस्तु राज्य को समुदाय का समुदाय मानते हैं। अरस्तु ने राज्य को एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संस्था माना है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए रास्ते बनाता है। अरस्तु के अनुसार राज्य, परिवार और ग्रामों का एक ऐसा समूह होता है जो व्यक्ति के सजीवन ही प्राप्ति के लिए बना हुआ होता है। मतलब आपको यहाँ पे ये पूछा गया था, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन एक सर्वोच्च समुदाय भी है। यह बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है और ये कहा है अरस्तु ने। अगला प्रश्न हम देखेंगे, स्मृति के लेखक है। आपको स्मृति के लेखक बताना है। ऑप्शन ए कौटिल्य, बी मनु, सी व्यास और डी कामंदक। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है मनु। तो मनु जो है स्मृति के लेखक है। आपने मनु स्मृति के बारे में भी सुना होगा। ये जो मनु है ये प्राचीन भारतीय विचारक माने जाते हैं। मनु ने राज्य की उत्पत्ति एवं उसकी कार्य प्रणाली का बृहद विश्लेषण किया है। ऐसा करने वाले वो प्रथम भारतीय विचारक माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो उत्तर है, उत्तर में ऑप्शन गलत दिया है, तो सही उत्तर आप पढ़ेंगे मनु। स्मृति के लेखक है मनु। अगला प्रश्न है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक है। ऑप्शन ए मैकियावेली, बी मॉन्टेस्क्यू, सी सेंट थॉमस एक्विनोस और डी है बेंथम। दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी में आएगा मॉन्टेस्क्यू। तो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में मॉन्टेस्क्यू को माना जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर अमेरिकी शासन व्यवस्था की संरचना की गई। इसमें शासन को 3 अंगों में बांटने के बारे में बात की गई और तीनों को अधिकार देने के बारे में बात की गई, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थिका शामिल है। और ये सभी क्षेत्रों को इसमें शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत में अलग अलग करने के लिए मॉन्टेस्क्यू ने जोर दिया। इस सिद्धांत की व्याख्या मॉन्टेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध रचना द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो कि 1948 में आई थी, उसमें दिया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राज्य के विकास में मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? तो आपको बताना है किसके द्वारा निभाई गई। ऑप्शन ए है रक्त संबंध, धर्म, समझौता, आर्थिक गतिविधियां। बी है रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना। सी है रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियां। तथा डी है रक्त संबंध, शक्ति, प्राकृतिक अधिकार और सामान्य इच्छा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना, आर्थिक गतिविधियां, ये सभी राज्य के विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? ऑप्शन है ए देवी सिद्धांत, बी समझौता सिद्धांत, सी विकासवादी सिद्धांत और डी अपने सीमित रूप से उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है। विकासवादी सिद्धांत विचारकों का मानना है कि राज्य ना तो देवी उत्पत्ति का परिणाम है और ना ही समझौते का परिणाम है, वरन राज्य विकास का परिणाम है, यानी राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसने कहा कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? ऑप्शन ए डी लिंडसे, बी एल.टी. हॉबहाउस, सी बेंथम और डी मैटलैंड। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डी लिंडसे। ये एक बहुलवादी विचारक है और इनका कहना है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। बहुलवादी विचारक राज्य की संप्रभुता को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मानना है कि राज्य अन्य समुदाय की तरह ही मात्र एक समुदाय है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिए हैं ए लास्की, बी मिल, सी हाब्स और डी बार्कर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लास्की। लास्की का कहना है अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय जाता है। ऑप्शन ए लॉक को, बी ऑस्टिन को, सी पाउंड को और डी ग्रोसियस को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑस्टिन को। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय ऑस्टिन को जाता है और ऑस्टिन ने संप्रभुता के एकलवादी या अद्वैतवादी सिद्धांत की बृहद व्याख्या भी की है। ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, जो कि 1874 में आई थी, उसमें दिया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए संविधान के प्रति प्रतिबद्धता एवं उसके आदर्शों के प्रति आदर करना, बी जन संपत्ति का संरक्षण करना, सी जन निर्वाचनों में मतदान करना और डी है वैज्ञानिक सोच विकसित करना। तो दोस्तों आपने मौलिक कर्तव्य पढ़े हैं और सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जन निर्वाचनों में मतदान करना यह मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। आप सभी जानते हैं कि संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है और ये मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 10 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था और इसके लिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को आधार बनाया गया था। जन निर्वाचनों में मतदान करना मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, न्यायिक सक्रियता संबंधित है तो किससे संबंधित है बताना है। ऑप्शन ए प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, बी जनहितवाद से, सी न्यायिक पुनरावलोकन से और डी है न्यायिक स्वतंत्रता से। तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी
जनहितवाद से। सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे पर नियंत्रण करते हैं, लेकिन अगर ये अपनी जो शक्तियां हैं उनका दुरुपयोग करते हैं या अपनी सीमाओं को लांघते हैं, तो उस कंडीशन में कार्यपालिका, विधायिका इनके कार्यक्षेत्र में जनहित की दृष्टि से किसी प्रकार का कोई अहित वाला कार्य होने पर न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, और यही हस्तक्षेप न्यायिक सक्रियता कहलाता है। न्यायिक सक्रियता मूलतः जनहितवाद से जुड़ी हुई है, यानी जनता के हितों से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है केवल, तो कैसे हटा सकते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को बताना है। ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल द्वारा, बी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, सी राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और डी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन्हें हटाने का प्रोसेस है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से न केवल केंद्र में बल्कि राज्य में भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान हो गया है। आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य को जो है उसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल कर देते हैं, लेकिन अगर उन्हें को कदाचार के आधार पे या फिर किसी अन्य कारणों से पद से हटाना है तो उन्हें राज्यपाल नहीं हटा पाते, उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए पुरुष एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, बी आजीविका के लिए समुचित संसाधनों का समान अधिकार, सी अछूत प्रथा की समाप्ति, और डी कार्य करने की समुचित एवं मानवीय दशाएं। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अछूत प्रथा की समाप्ति। यह नीति निर्देशक सिद्धांतों में बिल्कुल शामिल नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में बाकी के 3 ऑप्शन जैसे पुरुष महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, आजीविका के लिए समुचित संसाधनों का समान अधिकार और कार्य करने की समुचित एवं मानवीय दशाएं, ये तीनों के तीनों शामिल हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे जो अछूत प्रथा की समाप्ति की बात कर रहे हैं तो ये मौलिक अधिकारों का अंग हो जाता है, और इसको हटाने के लिए अनुच्छेद 17 में इसका प्रायः वर्णन मिल जाता है। इसमें पूरा डिटेल में इसका वर्णन दिया है। इसके साथ ही अनुच्छेद 46 के तहत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा, यह भी उसमें दिया है। तो इस प्रकार से देखेंगे अछूत प्रथा की समाप्ति आर्टिकल 17 से रिलेटेड है और ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। आपको अनुच्छेद के नाम दिए हैं, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 74। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिए हैं अनुच्छेद 74। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 74(2) में वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर सकता है, परंतु मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के बाद दोबारा प्रस्ताव अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो उस कंडीशन में प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव को राष्ट्रपति अनुमति देगा और ये उसकी बाध्यता होती है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्न आपके लिए हम लाएंगे और जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके हो जाएं। आप प्रैक्टिस कर लें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।